माता की। करंट तो वही 11,000 वोल्टेज का है, ठीक है पूरा। तो साथियों, मेरे पास साथी जो बैठे हैं मंच पे, ये सारे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो चुनाव जीत के आ गया, इसलिए कृषि मंत्री हो गया और इसलिए चीफ गेस्ट भी हो गया। योग्यता में ये सारे जितने बैठे हैं स्टेज पर, आपके बीच में बहुत सारे बैठे हैं, आप सब सारे अनुभव वाले हैं। लेकिन मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। जो कृषि का मैंने स्पीच सुनी, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, मैं सुनता बहुत हूँ, बोलता कम हूँ, लेकिन बड़े अच्छे विचार आए। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है, ज्योतिसर उसमें एक गाँव, जहाँ ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि में खेती शुरू की थी। अपने सृष्टि के अंदर साथियों, ब्रह्मा जी ने वहाँ 40 कोस का एरिया चावल के लिए तैयार किया था। दुनिया में सबसे पहले कृषि हरियाणा में ही हुई थी, और मैं समझता हूँ प्रकृति खेती की चर्चा आई, वो भी सबसे पहले वहीं हुई। दुनिया के अंदर कहते हैं ना, माया, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता। ये आध्यात्मिकवाद भी हमारे यहाँ 3 त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण जी, वो भी कुरुक्षेत्र में आए, और उन्होंने युद्ध का जो क्षेत्र चुना था वो भी कुरुक्षेत्र का ही चुना था। महाभारत हुआ वहाँ। और जब गीता का निर्माण हुआ, एक डायलॉग है, सृष्टि के अंदर डायलॉग बड़े कम होते हैं, बातचीत बड़ी कम होती है, क्योंकि अनजान लोग तो बहुत करते हैं, लेकिन विद्वान जो जानकार हैं वो बहुत कम करते हैं डायलॉग। और सृष्टि का सबसे सुंदर डायलॉग कुरुक्षेत्र में हुआ, महाभारत में हुआ। अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में जो डायलॉग था वो गीता का रूप धारण कर चुका। और श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को एक बात समझा रहे थे, निष्काम कर्म की। वो कहता है, अभी महाभारत के अंदर सारा परिवार ही है, मैं तो युद्ध नहीं लड़ता। और श्री कृष्ण जी उसको कह रहे थे, तू अपना कर्म कर, योद्धा है, निष्काम कर्म से कर। लेकिन वो माने नहीं। पहले अध्याय में नहीं माने, दूसरे में नहीं माने, फिर दूसरी बात करी उसमें नहीं माने, फिर तीसरी करी उसमें नहीं माने। 18 बार 18 अध्याय हो गए। जब विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण जी ने, अंत में जाके वो सहमत हुआ। तो ये श्री कृष्ण जी, मैं उसी कुरुक्षेत्र से हूँ। और आप ये ना सोच लेना भाई महाभारत के बचे लोगों के शायद राणा जी भी नहीं में से एक होगा। हाइट देख के कह देते हैं कई बार। तो यानी कि कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है। और मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब ने प्रकृति की बात की, तो हम प्रकृति से संस्कृति और संस्कृति से प्रगति। साथियों, आप सभी साथी जानते हो प्रकृति है, और उसके साथ संस्कृति हमारी अगर देखनी हो, किसी ने उसके दर्शन करने हो, तो फिर गांव में चले जाओ। गांव के अंदर जब आप जाओगे तो आपकी किसी कुटिया में जाना, वो सोचेगा भी इतना बड़ा आदमी है, इसको बिठाऊं कहाँ, कभी पिलंग पे बिठाएगा, कभी पीढ़े पे बिठाएगा, कभी उसको कहीं और सोचेगा भी कहाँ बिठाऊं। ये तो हमारी संस्कृति है। अगर प्रगति देखनी है फिर दिल्ली में आ जाओ, शहरों में आ जाओ, वहाँ प्रगति है। लेकिन संस्कृति इस भारतवर्ष के देश में गांव में है। गांव में संस्कृति, शहरों में प्रगति। तो साथियों, ये जो सिस्टम है, जो आज आप सारे किसान भाई इकट्ठे हुए और पूछते हैं भैया किस किस ने चलाए। पहले तो मैंने पशु ही चगाए जंगल में। पहले जंगल थे और जंगल में प्यास लग जाया करती, पानी नहीं था, लेट होया करते, उनमें पानी था, सिर पे से कपड़ा धारा और उसके लेट पे गिर लिया, उसका पानी कपड़े में छान का पी लिया। पानी की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। और जंगलों के अंदर पशु चगाया करते थे। वहाँ एरिया बटा हुआ था कि एक गांव का दूसरे गांव का, भाई धने यहाँ तक जगाने, धना यहाँ तक जगाने। अगर कोई दूसरे के एरिया में आओ तो झगड़ा हो जाएगा था। यानी कि वो जंगल का टाइम भी ऐसा था। मैं समझता हूँ कि खेती, अब एक व्यक्ति
जिसने पशु चगाए, जिसने हल चलाए, हमारे को तो पता ही नहीं था राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो संयोग है। देश पर हरियाणा का निर्माण हुआ, और जो हरियाणा, साथियों हम तो पंजाब में थे उस टाइम, इकट्ठा पंजाब था, और पंजाब पाकिस्तान में भी है। 60% पंजाब पाकिस्तान में है, 40% हिंदुस्तान के अमृतसर तक का लेका। ये दिल्ली भी छोटी तहसील थी पंजाब की रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अब ये ना कहना भी दिल्ली पे कब्जा करने खातिर राणा जी कुछ बात करे, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली अलग स्टेट है, अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड आप चेक करो, ये हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा 40% में, और पाकिस्तान के अंदर 60% में। और साथियों, हरियाणा के अंदर जब यहाँ 66 में हरियाणा बना तो कलर भी था, रेत भी था, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन डेवलपमेंट बहुत हुई। हमारे सरकारों ने, जिसकी भी सरकार बनी, सरकार किसी की भी बनो, सोचती तो प्रदेश का भला है, लेकिन कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, हर तरह से काम करते हैं। लेकिन ये जो हमारी खेती है, प्रकृति खेती, और उसमें एक फूड प्रॉब्लम आई थी। जब बंसीलाल जी का राज था, हम गांव के अंदर अपने घर बैठे थे तो पुलिस वाले आए, पूछने लगे, भाई काके तो अपने घर की तलाशी दे, वहाँ क्या दिक्कत हो गई? जो था ना, गेहूँ लुको रखी, तो गेहूं को ढूंढ रहे थे, फूड प्रॉब्लम थी। हमने कहा भी, हमने तो अपने खाने जो की रख रखी, बरामदे के अंदर अब जो हमारे थे बड़े कमरे थे, उसमें बेरड होया करते थे, बेरड रख लेते थे, गेहूँ भी रखते थे, और अपने बाबे दादे से पूछते थे भी था ना, इतनी सारी क्यों रख रखी? जो कहा ये गाँव है, गाँव के अंदर किसी को जरूरत पड़ गई ना, अगर वो कट्टा ठाका दूसरे गाँव में चला गया, हमारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी। यानी कि गांव के लोगों का कितना ख्याल, हमने अपने गांव के लोगों का भी पूरा पाड़ना है। ये संस्कृति थी गांव की। भाई रखड़ा एक ख्याल रखा था सबका, ब्याह शादियों में सबका उठना बैठना, वो गांव की बेटी का काम गांव के लोग ही निबेड़ते थे सारे। पहले तो 3 दिन का बरात हो करा थी, और अपना कोरा बिछा ले करा थे, एक जना लाडू, एक जना जलेबी, एक जना चौल, एक जना दाल, ये सारी चीज़ें गांव के अंदर उस टाइम थी। तो पहले से करते हैं, कहीं की खर्चा बहुत हो गया, पहले कोई खर्चा नहीं था। जो प्रकृति खेती की बात अब आई, खेती 3 तरह की है। एक तो है रासायनिक खेती, जैसे मैंने कहा ना, फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम के बाद देश में के अंदर बफर स्टॉक की कमी पड़ गई, और पंजाब की तरफ नजरें थी। मार्केटिंग बोर्ड का निर्माण हुआ, और उसमें मंडियां बनी। अब सरकार का जो लक्ष्य था उन मंडियों से पूरा होने लगा। अब गांव की तलाशी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव जितने भी लोग खेती करते थे, सारे मंडियों में नाज लेकर आया करते, वहीं आड़ती थे, और वहीं मंडियां का अच्छा निर्माण हुआ, शेड बने। इकट्ठा बफर स्टॉक सरकार को हरियाणा और पंजाब से ही काफ़ी संख्या में पूरा हो गया। अब ये 3 साल का बफर स्टॉक रखती है सरकार, भाई कोई दिक्कत ना आ जाए। अब तो शायद सोचने लगे भाई कम में भी काम चल जाएगा, लेकिन ये सरकार की नीति थी बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक में पंजाब और हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसलिए खेती के अंदर उस समय DAP यूरिया का प्रचलन आ गया, कीड़े मार दवाइयों का आ गया, 2,4-D का आ गया, घास मारने खातर। तो ये प्रचलन चला। उस समय तो सबको अच्छा लगता था, भाई हमारी आमदन बढ़ गई, हमारी फसल बढ़ गई, और अनाज ज़्यादा होने लगा। लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी आने शुरू हो गए। दुष्प्रभाव अब मानसा और बठिंडा, पंजाब का ये जो बाड़ी का एरिया है, उसके अंदर अब उसके अंदर कीड़े मार दवाई और खाद ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे जैसे खाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ी, जमीन की सेहत खराब होनी शुरू हो गई, और इतनी खराब हो गई वो खाद की मात्रा और बढ़ानी पड़ गई। जैसे जैसे खाद की मात्रा बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सेहत ज़्यादा खराब होती चली गई। मैं एक उदाहरण दे रहा, वैसे मैंने बताना नहीं चाहिए। एक बहुत पिए करा था एक साथी, और उसको दिल्ली ले आए बड़े अस्पताल में, और डॉक्टर कहने लगे भाई राणा जी को तो ना बचा लेंगे,
अगर दोबारा इसने शुरू करी फिर मेरे बस की बात नहीं, फिर गंगा जी जावागा। यानी कि वो बचा नहीं पाएंगे। अब जमीन को बचाना है। अब इसकी सेहत इतनी खराब है, जो हम डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड से हम प्रयोग करते हैं, इसी प्रयोग से अब जहर की मात्रा बढ़ गई और जहरीला अनाज आने लगा। अब जहरीला अनाज आने लगा तो हमारी बीमारियां शुरू हो गई, कैंसर की बीमारी शुरू हो गई, कुछ और बीमारियां शुरू हो गई। अब इसका इलाज क्या है? हमारी सरकार ने तो अब अच्छे अस्पताल बनाए और 5 लाख की बजाय 10 लाख कर दिया एक व्यक्ति का। हम समझते हैं भी सरकार तो पूरा काम कर रही है, लेकिन खर्चा बढ़ गया। लेकिन अगर प्राकृतिक खेती का प्रचलन आ जाए, मैं समझता हूँ भी सारे खर्चे कम हो सकते हैं। अगर आप अपने लिए भी अपने घर में हम सब्जी खाते हैं, उससे पूछते हैं भी ये गुआरे वाली है या कूप वाली है या भाई कोई बड़े फार्म वाली है, तो नहीं जी, ये तो गुआरे वाली या कूप वाली है, वो बड़ी स्वाद लगती है। यानी कि प्रकृति में पड़ा हुआ सिस्टम अच्छा है, इसमें सब कुछ है। एक उदाहरण के तौर से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एक ने एक्सपेरिमेंट किया, एक बहुत बड़ी जमीन गमला तैयार कराया, उसमें मिट्टी घेरी, एक पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा के उसमें पानी देना शुरू कराया। कई सालों के बाद बड़ा हो गया और वो काट के उसका तोल कराया, 40 मन का होया और मिट्टी तोली सारी पूरी की पूरी। उसमें प्रकृति ने उसको पाल दिया। अब प्रकृति के अंदर सब कुछ है। अब प्रकृति खेती अगर हम उस पर लौट आए तो इस देश का सबसे बड़ा परोपकार होगा, जनता का भला होगा। हम प्रकृति खेती की तरफ आ जाए। खेती 3 तरह की है, एक रासायनिक खेती, एक जैविक खेती, एक प्राकृतिक खेती। अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में थोड़ा सा अंतर है। उससे गोबर से खाद बनता है, वो केंचुआ बनाता है। जैविक खेती के अंदर केंचुआ विदेशी है, वो बाहर से लेके आए, उसका भोजन केवल गोबर है, गोबर के अलावा कुछ नहीं खाता। गोबर से वो खाद बनाता है। वो 20 साल से हमारा प्रचलन है, कोई मॉडल नहीं तैयार हो पाया। और प्राकृतिक खेती में थोड़ा फर्क है। प्राकृतिक खेती के अंदर केंचुआ देसी है, वो बाहर से नहीं लाना पड़ता, वो जमीन में है। अगर उसको आपने देखना है, किसी गाय का गोबर अगर कहीं कच्चे जगह उसने कर दिया, 2 दिन के बाद उसको पलट के देखो, उसमें 2 सुराख मिलेंगे और वो सुराख उस भोजन को खा के वापस चला गया। वो देसी केंचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर उसका भोजन है। अगर ये केंचुआ खेती के अंदर हमारी मदद करता है, पेड़ पौधे के अंदर कैसे कई तरह की मदद करता है। ये एक तो रिचार्जिंग होती है। हमने रिचार्जिंग के लिए सरकार ने ट्यूबवेल लगाए, भाई जमीन का बारिश का पानी जमीन में जाए। सरकार बड़ा प्रयास कर रही है। अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे, उसमें ट्यूबवेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो केंचुआ है, इसका गात बड़ा लचीला है, नरम है, चीकना है, और वो जो सुराख करके बाहर आएगा उसको लीपता आता है, वो बंद नहीं होता। और जब बारिश आएगी तो खेत में बुलबुले देखना आपने, बुलबुले उठेंगे, वो पानी नीचे चला जाएगा, वो रिचार्जिंग करेगा। अगर हम खाद डालना छोड़ दें, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, कई लोगों का ख्याल है भाई हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी माननीय महामहिम की चर्चा करें, कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है, हमारे वहाँ आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के महामहिम हैं, गवर्नर हैं, वो अपने मित्र है, बचपन के ही समझो। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, वहाँ एक संगठन था हमारा, जाति से मैं राजपूत हूँ, 70 लड़के थे हम इकट्ठे, हमारी एक संगठन बना हुआ था। हम बार इतवार को 15 दिन में इकट्ठे बैठते थे। उसमें एक दिन आचार्य जी आ गए। आचार्य जी ने कहा, भाई राणा जी, हाँ जी, मेरा एक काम कर दे। महा जी क्या? यूँ कहा, हमारी जमीन दबा रखी गुरुकुल की 200 किले, आप छुड़वा दो। महा जी हम तो विद्यार्थी हैं, झगड़े झुगड़ा तो हम करते नहीं किसी से, पढ़ते हैं हम तो। भाई तुम क्षत्रिय हो, इतना तो काम करो। तो हमने उससे हाँ नहीं करी, लेकिन मन में बात थी, हाँ करते तो लीक आउट हो जाती। हम शनिवार को 6 बायलर्स लेके आए और रात को गुरुकुल में आचार्य जी को उठा लिया। वहाँ जमीन बताओ कौन सी है वो?
जो आप तो कह रहे थे नहीं महाजी यहाँ करते, आप प्रचार कर देते। तो उसने हमारे को रात को लेके जमीन दिखाई, सारी रात तो रात बादी सारी, किसी का मक्की थी, किसी का पौध खड़ी थी। तड़कले से में जब पता लगा, लोग कोई बाला ले रहा, कोई बर्छी, कोई बंदूक ले रहा, उस गांव के लोग आगे 60-70 हम भी थे। कहने लगे अभी खेत किसने भाई? महाजी यही देखने आए हम भी, पता नहीं किसने भाई। तो वहां कुल मिला के बात छोटी करते हैं, फैसला हो गया। वो कहने लगे भाई 10 किले जिसके पास थे उसको 5 वापस कर दो। कंडीशन है भाई पिछला ठेका दे दे, 200 रुपये ठेका था। पिछले पैसे दे दिए, आगे आधी जमीन गुरुकुल पे आ गई, आधी वापस दे दी। चलो थारे बाल बच्चे हैं, कोई ऐसा थारे से विरोध थोड़ी है, पर तुम तो निरा ही धक्का कर रहे थे। सारे गुरुकुल का जिसने दान दी, 200 किले किसने दान दिए, और दान दे ही जमीन को कोई रख ले दूसरा, ये तो अनर्थ है। तो वो मान गए। तो गुरुकुल का उस समय से अच्छा प्रचार, हम गाय लेके आए कहीं से, लाडवे से, पेवा से। हम जिस गांव जो सी गाय लाडवे से ले उसका नाम लाडो रख दिया, जिसका पेवा से लेकर उसका पेवाड़ी रख दिया। यानी कि वहां स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन आचार्य जी की नीयत अच्छी थी। वहां अब रंग लग रहा। आप जाकर देखोगे, प्रकृति खेती करता है, सारा अनाज बिक जाता है। अभी पूरे हरियाणा में हमारे यहाँ 25,000 एकड़ में प्रकृति खेती होती है। इसकी बार लक्ष्य रखा 1 लाख एकड़ का, ये सरकार ने रखा। और सरकार ने एक देसी गाय जिस पे 30,000 की सब्सिडी नायब सैनी जी ने फिक्स कर दी। अगर कोई 1 एकड़ का किसान कोई प्रकृति खेती करेगा, उसको 30,000 की सब्सिडी गाय के रूप में देंगे। घर में दूध भी हो जाएगा, गोबर भी हो जाएगा, अमृत जीवा भी तैयार हो जाएगा, और प्रकृति खेती हो जाएगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। ये हरियाणा सरकार ने किया। पानी बचाओ। अब पानी बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक फैसला किया, जो डायरेक्ट सोई करेगा सूखे में बिना पानी के। अब हम तो पहले कद्दू करते थे, कद्दू करके पहले तो टायर नवे पाँव ट्रैक्टर में, फिर वो अपना पीछे टिलर लगा के कद्दू क्या करते, फिर को लीप के पानी नीचे ना जाए, बड़ी खेचला थी। फिर अम्बाड़ा स्टेशन पे भैया की बाट देखा तो लेके ट्रैक्टर ट्राली कार में ना बिठा कर ले आऊँ, तो खेत में उनको अच्छी चाय पानी देनी पड़ती थी। अब ये डायरेक्ट सोइंग जो है सूखे में, आप अपने जैसा आपके पास ट्रैक्टर है छोटा मोटा, उससे कर सकते हो। और 15-20 जून को हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो वैसा करेगा उसको 45 रुपए देगी सरकार। भाई कद्दू ना करके सूखे में करेगा तो 1 एकड़ के 4500। अगर कोई जीरी लगाने वाले खेत में जीरी ना लगा के कोई और फसल करेगा या खल्ली भी रख ले तो 8,000 देंगे। यानी कि पानी बचाओ, ये सरकार की नीति है। अब ये सारे काम हरियाणा सरकार कर रही है, और मैं समझता हूँ मैं भी उस बात का गवाह हूँ। मैं बस बाइलास ट्रैक्टर से मंडी में अपनी जीरी गेहूँ ले जाया करता था, बेचते थे आड़ती पे। हमारा पैसा आड़ती के खाते में आया करता था, और आड़ती हिसाब करता था सीजन के बाद। भाई ईबियाल नहीं, 15 दिन के बाद हिसाब करेंगे, पैसे कुछ ले जाने ले जा। अरे यानी कि वो सारा सिस्टम टूट जे करा था। जो रकम थी वो सारी खुर्द बुर्द हो जाती, और जब बाद में हिसाब करता था, राणा जी 50,000 तेरे का नहीं लिखड़ गए, ये हिसाब था। हमारी सरकार ने बदलाव कर दिया, जिसका माल उसी का पैसा। जैसे फसल बिकेगी 48 घंटे में किसान के खाते में सारे पैसे आएंगे। अब साथियों देखो कितना बड़ा काम हुआ। आपकी फसल 10 लाख की है, 5 लाख की है, चलो तो जितनी आपकी है आपकी है, वो सारे पैसे 48 घंटे में आपके खाते में आ जाएंगे। हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक है वो 0% है, पैसा देते ब्याज नहीं लेता। अब वो पैसा हम कोऑपरेटिव बैंक में देके अपना कर्जा उतार लिया। फिर हमने जिसका देना उसका दे दिया, आड़ती का देना आड़ती का दे दिया, पंप वाले का देना पंप वाले का दे दिया। देते सबका है, लेकिन ये काम भी हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। विरोध बड़ा हुआ लेकिन कर दिया, अब ठीक कहते हैं। अब इसमें बहाव अंतर, हमने रेट फिक्स कर दिए, तय कर दिए, एमएसपी तय कर दिया। हमारे राष्ट्रीय स्तर के कमिश्नर साहब बैठे हैं, एमएसपी तय करते हैं। प्रदेश का, देश का जो एमएसपी तय हुआ
और प्रदेश में जो सरकार ने किया, गन्ने का करती है और उसके बाद सब्जियों का भी करती है। जे फार्म कटेगा मंडी के, वहीं से पोर्टल में उसको दर्ज कराएंगे। अगर एमएसपी के रेट से कम बिका तो सरकार उसकी भरपाई करती है, डिफरेंस उसको देती है। ये किसान की आमदन कम ना हो, ये हरियाणा सरकार ने किया। अब इस तरह के सारे काम किसानों के, साथियों आप समझते हो भाई हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से किसानों के साथ। और वैसे भी अब राजेश जी बोल रहे थे भाई खेती अच्छी है भाई, तुम क्यों कह रहे हो भाई हाँ करूं तो बस कुछ नहीं का खेती करूं। अब राजेश जी कह रहे थे, लेकिन साथियों हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही हमारे से, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिद चाकरी बीखन दान। ये कब कही? सदियों पहले हमारे बुजुर्गों ने खेती को सबसे एक नंबर पे रखा, पहले से रखा। और हम घर में जब खाना खाते हैं, भूख भी लगी है, दादी ताई चाची रोटी पुणे बैठ गई, रोटी दे फटाफट। जो पहली तो गाय की लिगड़ा गई, एक पेड़ा धरेंगे उसमें थोड़ा गुड़ धरेंगे, फिर घी धरेंगे, गाय की काट के फिर मिलेगी तेरे को। और जब वो खाना खाने बैठेगा बुजुर्ग, एक दो रोटी तोड़ के अलग रख लेगा। पूछा बाप पता नहीं यार ये क्या हाथ रखी, जो का पशु पक्षियों की। और जो बाहर है रोटी खाने के बाद उनको देंगे। ये हमारे देश की संस्कृति है। अब सबका पेट पालने का काम, भारतवर्ष एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर, ये आध्यात्मिकवाद में हम ये कहते हैं भी हमारे पूर्वजों ने जो इस देश का निर्माण किया वो दोबारा होना चाहिए। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं भी हिंदुस्तान को गुरु, विश्व गुरु का दर्जा मिलना चाहिए। साथियों मैं समझता हूं अब ये विश्व गुरु का दर्जा मिलने में एक चीज की कंडीशन जरूरी है। अब के मेरे को जो लगता है भाई जिसके घर में दाने उसके सारे सियाने, और जिसके दाने मुक जा वो सियाने भी खड़े खड़े लिखावा। अब वैश्विक तरीके से सोचना होगा। एग्रीकल्चर एक इतना बड़ा सेक्टर है, ये हिंदुस्तान की बेरोजगारी दूर कर सकता है। हम राजनीति में रहे, पॉलिटिकल लोग पूछते हैं राणा जी थारे पास क्या है, हम कहते हैं हमारे पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाजार है। आप देखना भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इस बाजार को किसान अपने लिए अगर प्रयोग करे, मैं समझता हूं मालो माल हो जाएंगे। दुनिया के देश हिंदुस्तान के साथ समझौता करते हैं, इसलिए नहीं करते भाई हिंदुस्तान बहुत अच्छा, इसलिए करते हैं भी हिंदुस्तान के पास बाजार है, मोबाइल भी यहाँ बिकेगा और गाड़ियां भी यहाँ बिकेंगी। इसलिए आपके देश के प्रधानमंत्री के साथ दुनिया के देश इस बात के लिए सहमत हैं भी हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छा करें। लेकिन साथियों हमें विदेशी मुद्रा भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हम अपने किसान भाई अपना जो भी करते हैं वैश्विक तरीके से सोचेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं अपने ही खेत से कैसे कमाऊं। अब साथियों एक बात तो जरूर है भाई जमीन तो फिक्स है, ये रबड़ नहीं है बढ़ जाएगी, ये तो इतनी हो रहेगी। बाबा दादा के पास 400 एकड़ थे, ताऊ चाचे 4 थे, 100 होगी। आगा भाई 3 है, आगा 30 होगी, आगा पोते और हैं 15 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, किसी का 1 किला हो जाएगा। भाई जमीन तो बढ़ेगी नहीं। इसमें टेक्निकल तरीके से खेती एक तो खुली होती थी, वर्टिकल भी है। पहले हम घर बनाते थे, बाड़ा बनाया करते थे, 1.5 किले का तो बाड़ा जिसमें ट्रैक्टर में सखड़ी रहा थी। अरे भाई अपना मकान, अब आ गया निगम में, निगम वाले ने उस पर टैक्स लड़ा शुरू कर दिया बाड़े पर। अब वो कह रहे राणा जी हमारा टैक्स ज्यादा हो गया, भाई तेरा बाड़ा बड़ा है। अब ये दिक्कतें भी आती हैं कई बार। अब सारे देश के अंदर जो मकान थे अब इतने खुले में नहीं है, अब उसके ऊपर की तरफ हो गया सबका ख्याल, अब फ्लैट लगे बनन। अब पहले खेती चौड़ी थी, अब खेती भी वर्टिकल होगी। आप ग्रोंडा जाकर देख लो, हिसार जाकर देख लो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के अंदर अब जो अपना टमाटर का पेड़ है ना उसको ऊपर तक लेके बांध गए, यानी कि वर्टिकल खेती भी करनी होगी। पहले तो चढ़ाई में थी,
अब वर्टिकल करनी पड़ेगी क्योंकि जगह थोड़ी है। अब वर्टिकल से आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ जो हैं, अब मेरे को साथियों, मैं तो थोड़ा सा अपने तरह की ही बात करता हूँ। कई बार डिपार्टमेंट भी कह दे राणा जी पढ़ दिए, भाई टाइम तो हो ज़्यादा कह दो पढ़ दो, नहीं तो समाप्त कर दो, जैसी आपकी राय। इसके अंदर लिखा है भाई आप केवल सामान्य किसान नहीं है, मुझे बताया गया है कि यहाँ पर वे विशेष किसान उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, तकनीकी और नवाचार के बल पर खेती के क्षेत्र में एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया। आपके अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, जो बहुत कमाई करते हैं। और साथियों, उसके साथ खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं बल्कि यह देश की एक रीढ़ है, और रीढ़ का मजबूत होना राष्ट्र सशक्त भविष्य के लिए अनिवार्य है। अक्सर यह धारणा बनती है युवा खेती छोड़ रहे हैं और सवाल उठता है कि क्या ये खेती करने वाली अंतिम पीढ़ी है। साथियों, ऐसा नहीं है। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था, अब गेहूं का एमएसपी रेट तय कराया, कांग्रेस का राज था, मैं नाम नहीं लूंगा, 50 पैसे बढ़ाया क्विंटल का रेट, इसलिए खेती छोड़ दी। भाई खेती के अंदर जो पैरेलल रेट बढ़ने थे, ट्रैक्टर का बढ़ा, कपड़े का बढ़ा, लोहे का बढ़ा, उसके पैरेलल क्या खेती के रेट बढ़े? नहीं बढ़े। और तब उससे पूछा उस नेता से, भाई आपने ये क्या किया? जो कहा जी एसेंशियल आइटम है, तो किसान भाई क्या चीज पैदा करता है? अनाज, वो तो एसेंशियल है, खाने का हुआ। दाल है, वो भी एसेंशियल है। सरसों है, तेल बने, वो भी एसेंशियल है। किसान तो सारा आइटम एसेंशियल ही पैदा करता है, इसलिए इसके रेट नहीं बढ़ेंगे। उस नेता ने कहा इसलिए खेती से लोगों का मन दूर हुआ। कारण कुछ नहीं था। अगर बराबर बराबर इसके रेट बढ़ते, देश में आजाद सरकार आई, तब साथियों कोई दिक्कत नहीं आनी। ये तो सरकार की एक नाकामी के कारण इससे लोगों का अट्रैक्शन कम हुई, लेकिन वो समय बीत गया। अब मोदी जी का राज है, अब सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं समझता हूँ एक बार देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, 90 रुपये रेट बढ़ गया था, उस समय की बात है ये। और उसके साथ साथ साथियों में कहना चाहूँगा, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। दबे पांव ही सही युवा पीढ़ी खेती के बागडोर संभाल रही है, और वह एक नए अधिक दक्ष और दूरदर्शी तरीके से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि नव भारत के किसान देश की खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयार हैं। हाँ, यह जरूर है कि ये सड़कों पे नहीं दिखाई देते, ये खेत में है, और बीज बोने से लेकर उत्पाद बेचने तक पूरी प्रक्रिया पर उनकी गहरी पकड़ है। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और सभी उनकी उपज की कीमत बढ़ा देते हैं, और यही उन्हें परंपरागत किसानों से अलग बनाता है। परंपरागत किसान खेती में अपार मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार प्रकृति की मार, ओछी राजनीति के शिकार हो जाते हैं। जब प्रकृति की मार पड़ती है, हमारे सीएम ने 2000 रुपये एकड़ दे दिए। देखो, किसान का तो यही, सरकार को तो ये बनता है। अगर कभी उसको सब्सिडी भी देनी पड़ती है, अनाज पे भी देनी पड़ती है। तो नव भारत किसान परिस्थितियों को पार कर चुके हैं। उनमें से कई ने अपना बाजार स्वयं खोज लिया, और जो बचे हैं वो भी इसी दिशा में अग्रसर है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का बाजार तलाश लिया है? शायद आप में काफ़ी होंगे जिन्होंने अपना बाजार कर लिया। अब और भी आगे जो बैठे हैं वो भी करेंगे, तो ये अच्छी बात है। यह बाजार कैसे मिलता है? अपने कृषि उत्पाद में मूल्य एडिशन करके उसकी आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से यही रास्ता उत्पाद के लिए, निर्यात के लिए तैयार करता है। बेहतरीन कृषि उत्पाद के लिए इतना बड़ा बाजार मौजूद है कि यदि किसान उससे जुड़ जाए तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नए भारत में किसान यह बदलाव जरूर लाएंगे। हाँ, इसके लिए निरंतर नवाचार के साथ साथ नीतिगत सुधार भी आवश्यक है। किसान के खेत में खेती को मजबूत ढांचे के लिए सभी विभागों को समन्वय से काम करना होगा, और किसानों को सुविधाएं अलग अलग समय पर नहीं बल्कि एकीकृत पैकिंग के रूप में मिलनी चाहिए, अन्यथा उसे उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और कई बार वह हताश भी हो जाता है। मैं कृषि मंत्री हूँ, मेरे पास 4 महकमे हैं। मच्छी पालन का है, डेयरी का है, बागवानी का है और एग्रीकल्चर है।
मैंने सारे बिठाए। 9 लाख एकड़ हरियाणा में सेम की जगह है जहाँ नमकीन पानी है, और झींगा मछली के लिए नमकीन पानी एक वरदान है। अब ये सारे मिलके काम करने की योजना बना रही है। ढांचा मजबूत करेंगे, तालाब ज़्यादा होंगे और मच्छी पालन ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ भाई बंगाल में जब रिश्ता करने जाओ ना कोई, ये पूछा इसके तालाब कितने हैं, जो जी 2 हैं, जो गरीब है। जिसके 10-15 हो ना उसका रिश्ता तोड़ियो जा। और भाई और भी है, मैं बताऊंगा जो मैं जातीस आदमी कभी कुछ नाराज ना हो जाए। बाकी फिर कभी मौका मिला तो दूसरे प्रदेशों की भी बात बता दूंगा। पंजाब में जब रिश्ता होता था ना, ये पूछते थे मुंडा जेल कितनी बार गया। ये कोई मैं दुर्भावना से नहीं कह रहा। यहाँ जो आक्रमणकारी आते थे वो धक्का करते थे और कमजोर आदमी को वो मार लेते थे। जो मजबूत थे वो मजबूत थे और गबरू थे। और साथियों, और बंगाल की तो बात कही, पंजाब की और इधर गुजरात और महाराष्ट्र की करूंगा तो वो ठीक सी बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो इससे भी अगली बात है। देसी आदमी तो कह देता है, लेकिन हम पॉलिटिकल वाइकती बात का कोई पतंगड़ ना बढ़ा ले, इसलिए फिर करेंगे। तो साथियों, इसलिए मैं अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन के लिए खेती की मॉडलिंग जरूरी है। 1 से 2 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़ उससे अधिक क्षेत्र के लिए, और इन मॉडलों की सफलता को प्रमाणित कर किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि नाबार्ड जैसी संस्थाएं और बैंकों की लाभकारी खेती के मॉडलों को समझना चाहिए और इन पर वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, तभी परिणाम आएंगे। देश के रचनात्मक और दूरदर्शी किसानों की सच्ची तस्वीर सामने आनी चाहिए। ऐसे किसानों की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही खेती नव भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बनती जाएगी। हरियाणा की हमारी सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण हेतु पूर्ण रूप से समर्पित है। हमने शासन की शुरुआत से यह स्पष्ट कर दिया कि किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब हमने 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ली, उसी दिन से किसान केंद्र में थे। पहले हमने 3 दिनों में ही अपने किसानों के हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण, हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया और नोटिफिकेशन कर दिया। केवल एक नीति नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और उसके उत्पाद का सच्चा सम्मान। हमारी सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र के अंदर ऊर्जा देने के लिए उद्देश्य से कृषि बजट के अंदर 19.2% वृद्धि की। विशेष रूप से बागवानी बजट में 95.5% हमने वृद्धि की और मत्स्य पालन के लिए 144% ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। ये महज आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे संकल्प का प्रमाण है। हम खेती, बागवानी और पशुपालन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं। हमने किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए 104 फल और सब्जी संग्रह एक पैक हाउस स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है, ताकि फसल की बर्बादी रोकी जा सके, किसानों को उसकी मेहनत का पूरा मोल मिल सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की ओर से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने किसानों के लिए केवल नारे नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा बदलाव जो खेत में भी दिखे और बाजार में भी। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा किसान आत्मनिर्भर बने और गर्व से कह सके कि देश की खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। प्रकृति खेती को बढ़ावा देने हेतु हमने 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ का विस्तार लक्ष्य तय किया है। यह पहल केवल मिट्टी के संरक्षित नहीं करेगी, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में भी सहायक सिद्ध होगी। मैं किसान कुंभ की समस्त टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये भविष्य में इसी प्रकार किसानों के हित में ऐसे आयोजन करते रहें। यह आयोजन निश्चित ही भारत के किसानों को उन्नति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आयोजित समिति का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे अधिक किसान लाभान्वित हो सके। मैं आयोजन समिति से अनुरोध करता हूं, भविष्य में भी हरियाणा के किसानों के लिए इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।